रिकॉर्डिंग स्टार्ट। मैं रीड आउट कर रहा हूं। द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिकम अपैरेंट इवन एट द सेलुलर लेवल। इस लाइन का मतलब हुआ सेल के अंदर भी जो फंक्शन हो रहे हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स यूनाइट होके कर रहे हैं, ठीक है। और सेल का डाइवर्सिटी भी अलग अलग है और ये पूरे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है। इसमें मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर दोनों की बात कर रहा है। The unity and diversity of organisms become apparent at the cellular level. Okay, unicellular organism में भी cellular level पर and in multicellular organisms में भी cellular level पर। जैसे unicellular organisms में cellular level पर all the different functions are done by the single cell. Okay, but in multicellular organisms differentiation occurs, so special cell का भी special function हो जाता है। Special cells perform special functions. For example, kidney का cells perform filtration, okay, but the cells present in eye are involved in the vision. So the smallest organisms consist of single cells and are microscopic. Simple है। Larger multicellular organisms contain many different type of cells which vary in size, shape and specialized function. Okay, अभी बताया आपको लार्जर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा सेल से बना होता है, तो अलग अलग सेल जो है अलग अलग साइज का है, शेप का है और फंक्शन का भी है multicellular organism. Despite these obvious differences, all cells of the simplest and most complex organisms share certain fundamental properties which can be seen at the biochemical level. But सेल के अंदर बेसिक मैकेनिज्म जो है वो सेम है। जैसे रेप्लिकेशन होगा ही, उसके अंदर जीनोम होगा ही, ट्रांसक्रिप्शन होगा ही, ट्रांसलेशन होगा ही। ये सब बेसिक प्रक्रिया जो है सेंट्रल डॉगमा वो सारे सेल्स में होंगे। ओके, जैसे कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे जो सेल्स टर्मिनली डिफरेंशिएट कर गया है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, फॉर एग्जांपल स्केलेटल सेल्स, मसल सेल्स, न्यूरोनल सेल, नर्व सेल्स, these are terminally differentiated cells. Okay, these cells do not divide further. Once the skeletal muscle is made, the number of muscles, okay, आपका 18 years of the age and then ग्रोथ हार्मोन वर्क करता है, फिर थोड़ा थोड़ा 24 तक भी, और इन सम केसेस इट हैज बीन सीन एट बहुत ही माइन्यूट में 27 28 तक भी वर्क कर जाता है। तो ठीक है ना, जीएच। तो जब तक जीएच का एक्शन होता है तब तक आपका स्केलेटल मसल ग्रोथ होगा, हो सकता है, मतलब दे कैन डिवाइड, मल्टीपल नंबर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स कैन बिकम। उसके बाद स्केलेटल मसल डिवाइड नहीं होता है। हाँ, जिम में जाओगे, बॉडी बनाओगे, प्रोटीन डाइट खाओगे, योर तो क्या होगा, डिवाइड नहीं हो रहा है, मसल सेल्स आर इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम, प्रोटीन उसमें एक्यूमुलेट हो रहा है, उस सेल का साइज भरे बड़ा हो रहा है, संख्या नहीं बढ़ रही। ओके, तो इसी तरह न्यूरोनल सेल्स है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस समय जो न्यूरोनल सेल्स की संख्या है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, एंड देन इट डिजेनरेट, संख्या उसकी फिर घटने लगती है 70 साल के बाद, ठीक है। तो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल को छोड़ दो, वहां पर रेप्लिकेशन नहीं होगा, ओके, जीनोम में, बट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तो होगा ही। ओके, सो द बेसिक फंक्शन जो है सब सेल्स में सेम है, चाहे यूनिसेलुलर है चाहे मल्टीसेलुलर है। ओके, एम आई क्लियर? मेरी आवाज आ रही है? Yes. Yes, sir. Cells are the structural and functional units of all living organisms. Okay, this is a bold statement. Cells जो है क्या है, यूनिट है। Cells are the units of life. तो यूनिट ऑफ लाइफ है, तो कैसा यूनिट है? यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल मतलब इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, जिंदा रह सकता है, तो यह एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी लाइफ का कहा जा सकता है और एक फंक्शनल यूनिट भी कहा जा सकता है।
और सेल जो है दोनों है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी स्ट्रक्चर लेवल पर भी जो स्मॉलेस्ट लाइफ है दैट इज सेल, एंड एट द फंक्शनल लेवल पर भी जो स्मॉलेस्ट लाइफ फॉर्म है दैट आल्सो इज द सेल। Cells of all kinds share certain structural features. Figure 1.3. Figure 1.3 देखिए, ये दिस इज द फिगर। अच्छा फिगर नहीं है, ओके, उतना क्लियर नहीं है, लेकिन आप सेल का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए कैसा होता है। था उसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल में। सबसे पहले बाहर की तरफ एक बाउंड्री है, किसी के घर में घुसोगे तो बाहर एक बाउंड्री रहेगा। अगर घर अच्छा है, इंडिपेंडेंट है, तो सेल इज लाइक ए हाउस, स्मॉल हाउस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाउंड्री, इट डिफाइंस द पेरिफेरी ऑफ द सेल, सेपरेटिंग इट्स कंटेंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो इसके अंदर जो स्पेशल कंटेंट है जिसमें सारे रिएक्शंस लाइक प्रोसेसेस चल रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, फिर और भी तरह के जितने भी इसके अंदर बहुत पाथवे चल रहे हैं, तो उनको सराउंडिंग से सेपरेट करने के लिए एक बाउंड्री होना चाहिए, तभी स्पेशल फंक्शंस उस बाउंड्री के अंदर हो पाएगा। अगर बाउंड्री नहीं रहेगा तो it will diffuse, so life cannot exist in that case. So plasma membrane was very essential. Okay, it defines the periphery of the cell, separating its contents from the surroundings. It is composed of lipid and protein molecules that form a thin, tough, pliable, hydrophobic barrier around the cell. Plasma membrane क्या है, पतला है, थिन भी है, साथ ही साथ टफ भी है। ओके, लिपिड बाइलेयर होता है, पतला भी है लेकिन टफ भी है, प्लायबल है, यानी इसको खींचा जा सकता, प्लायर होता है ना, जिसे तार खींचते हैं, मेटल के अंदर कंडक्टिव ये होता है, मेलिएबिलिटी बोलते हैं, या मतलब मेटल को आप हथौड़ी मारोगे तो वो पापड़ भी बन सकता है उसका, अगर उसको खींचोगे तो तार भी बन सकता है, तो इसको वो मेटल का प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इससे मतलब है प्लायबल है ये, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होती है, क्योंकि लिपिड बाइलेयर के कंपोनेंट्स जो है, लिपिड्स जो है, दे आर नॉट कोवेलेंटली लिंक्ड विद ईच अदर, एंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर आल्सो देयर, and these protein and lipids, they are not covalently linked. Instead, non covalent interactions are present between them, and because of that it is pliable. मतलब सेल डिवीजन होगा तो वो कट करके फिर छोटा भी हो जाएगा, ठीक है, बबल लाइक। अगर सेल का ग्रोथ हो रहा है तो वो फिर बड़ा हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि न्यू लिपिड मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बड़ा होगा। तो कहने का मतलब है कि आप इससे खींच करके निकाल भी सकते हैं एंड पिंच आउट कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, एंड इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, क्योंकि लिपिड है, इसमें लिपिड बाइलेयर है। ओके, सो हाइड्रोफोबिक टेल की वजह से इट इज हाइड्रोफोबिक बैरियर, ऑल्दो ए पोलर body is there present in the this thing lipid, okay, and that polar body faces outside and inside. हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें आपको बताएंगे। अराउंड द सेल the membrane is a barrier to the free passage of inorganic ions and most other charged polar compounds. मेम्ब्रेन क्या काम कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है। किस चीज का बैरियर है, क्योंकि फ्री पास नहीं हो इनऑर्गेनिक आयन और अदर कंपाउंड्स का, इसलिए मेम्ब्रेन है। कंटिन्यूअस फ्री पास नहीं हो, और मेम्ब्रेन जो है चूज करेगा किसको पास करना है, किसको पास नहीं करना है। ओके, जैसे वाटर मॉलिक्यूल वो फ्रीली अंदर बाहर हो सकता है, वाटर में कोई दिक्कत नहीं, उसका पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ओके, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का भी पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ओके, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, यानी ब्लड के ब्लड के अंदर, यानी सेल में जाने के बाद वो हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, एंड इन द ब्लड इट इज प्रेजेंट इन द फ्री फॉर्म ग्लूकोज, और ग्लूकोज इज, और फॉस्फोराइलेशन होने के बाद क्या होता है कि
वो इम्परमिएबल हो जाता है। किसी भी कम आप देखोगे ये स्ट्रेटेजी हर मेटाबॉलिक पाथवे में फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन आपको मिलेगा। फॉस्फोराइलेशन हो गया तो इम्परमिएबल हो गया, तो सेल में घुसने के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज, आपको याद होगा ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप, तो उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है इमीडिएटली एज सुन एज द ग्लूकोज एंटर्स द सेल। तो अब वो हो गया इम्परमिएबल, लेकिन आया तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से ही आराम से आ गया, क्योंकि अंदर में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम है, बाहर में ज्यादा है, ठीक है। बट certain ions, inorganic ions like sodium, potassium, calcium, magnesium, ये सब फ्रीली अंदर बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसका डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस डिफ्यूजन होने लग जाए अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, along the concentration gradient फ्यूजन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब ट्रांसपोर्ट होता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, उसमें एनर्जी लगता है एंड देयर आर स्पेशल आयन चैनल्स एंड प्रोटीन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। एक अभी कोई आया, कौन आया? प्रियंका उमा। सॉरी सर, लेट हो गया, चेक कर रही थी, स्टोरेज फुल में ना डिलीट मारने में सर, ओके नहीं हो। गुड मॉर्निंग सर। चलो म्यूट कर लो माइक को। कहाँ पर थे? तो ट्रांसपोर्ट दो तरह का हम बता रहे थे, एक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बेसिकली चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा ही हम जानना चाहते, लेकिन इसको समझाने के चक्कर में डीप में चले जा रहे हैं। लेकिन समझ लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपका ट्रांसपोर्ट रेगुलेट हो रहा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्री का भी काम कर रहा है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्री जब है तो उसमें गेट भी होना जरूरी है, क्योंकि बाउंड्री एकदम आइसोलेट कर देगा, अगर बाहर से कुछ कम्युनिकेट ही नहीं करेगा तो फिर उसके सर्वाइवल कैसे करेगा, क्योंकि सारा मटेरियल तो उसको बाहर से लेना है। तो सेलेक्टिवली गेट खुलता है, ओपन होता है, देयर आर सम चैनल्स, स्पेशल चैनल्स, प्रोटीन इन्वॉल्वड इन दिस एंड बाय यूटिलाइजिंग सम एनर्जी, तो उसमें अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो आयंस जो है ये दे पोज द प्रॉब्लम। अगर आयंस जो है एक्टिव इनका डिफ्यूजन होने लग जाए अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देन इट विल कम द प्रॉब्लम। सो द इनऑर्गेन आगे हम लोग देखेंगे आयंस के लिए मैकेनिज्म होता है। तो दीज आर सेलेक्टिव परमिएबल, sodium, potassium, like these types of ions. So transport proteins in the plasma membrane allow the passage of certain ions and molecules, and as well as in plasma membrane receptor proteins are also present. And when bound, these proteins are bound because receptor proteins are anchored in the plasma membrane. And receptor proteins का तीन पार्ट में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन और आपका मेम्ब्रेनिक पोर्शन एंड साइटोप्लाज्मिक टेल। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है कोई प्रोटीन एंकर्ड तो उसका साइटोप्लाज्म के अंदर लटका हुआ पूंछ भी रहता है छोटा, एंड एक बीच में पोर्शन, एंड क्योंकि फंक्शन है उसका रिसेप्टर तो प्रोटीन ज्यादातर बाहर रहेगा, ठीक है, बट उसका पार्ट रहता है उसमें। तो दे आर एंकर्ड, these are the receptor proteins and they transmit the signals into they are involved in signal transduction, and membrane enzyme participate in some reaction pathway. तो membrane में enzymes भी होते हैं, anchored enzymes। आपने अभी तक जान रहे थे कि enzymes जो है soluble होते हैं, they are freely secreted in the cytoplasm, okay, or the extracellular matrix, जैसे कि आपका intestinal juices. But in plasma membrane also enzymes are present, and these are anchored enzymes, fixed enzymes, and then
पार्टिसिपेट इन सम रिएक्शन पाथवे। आगे हम लोग इस सब की पढ़ाई करेंगे। बिकॉज द इंडिविजुअल लिपिड्स एंड प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर नॉट कोवेलेंटली लिंक्ड, द इंटायर स्ट्रक्चर इज रिमार्केबली फ्लेक्सिबल। तो इसकी वजह से, क्योंकि कोवेलेंटली लिंक नहीं है, जो भी इंटरेक्शन है दैट इज नॉन आयनिक इंटरेक्शन, तो इसकी वजह से एक फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लूइडिटी है उसमें, और अगर लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स ऐड होंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बिकम बिगर। ओके, अगर उससे निकाल दिया जाए तो वो छोटा हो जाएगा। सेल डिवीजन होगा तो आसानी से वो, जब डिवीजन होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर, एक दो स्मॉल वेसिकल्स बना लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सेल में इनकम्प्लीट रह जाएगा। ओके, ऐसा नहीं होगा। तो आप देखो कि इतना ही लेंथ है दो सेल में, फिर इनकम्प्लीट रहेगा, एक को कम पड़ गया तो कम नहीं, तो फिर उस हिसाब से वो सेल अपना वॉल्यूम भी छोटा कर लेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना फॉर्म होगा उतना इस सेल का वॉल्यूम होगा। ओके, सो अलाउइंग चेंजेस इन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। As a cell grows, newly made lipid and protein molecules are inserted into its plasma membrane. Okay. Cell division produces two cells, each with its own membrane. सबके पास अपना मेम्ब्रेन है, दोनों सेल के पास। आफ्टर सेल डिवीजन, दिस ग्रोथ एंड सेल डिवीजन दैट इज कॉल्ड एज फिशन। फिशन का मतलब होता है जब एक चीज टूट करके कई भागों में बिखर जाती है तो उसको फिशन बोलते हैं। ज्यादातर इसका संदर्भ आता है जब एक वस्तु दो भाग में बढ़ती है, तो जैसे न्यूक्लियर फिशन होता है। ओके, सेल का वही फिशन। और फ्यूजन जब बोलते हैं तो क्या मतलब हुआ, मिल करके एक बन गया। फिशन में टूटा और फ्यूजन में जुड़ के एक बना। तो इस टर्मिनोलॉजी को आप समझ लीजिए। अकर्स विदाउट लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। ओके, और ये ग्रोथ और सेल डिवीजन हो रहा है, ये होता है बिना मेम्ब्रेन का इंटीग्रिटी लॉस हुए। मेम्ब्रेन हमेशा कंप्लीट रहता है। अब इस फिगर को देखिए, इस फिगर में क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। अब जानते ही हैं, ये कुछ खास नहीं है। ओके, ये न्यूक्लियस शो कर रहा है। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल है। ओके, so in eukaryotic cell, nucleus, where it is called nucleus, and in bacteria it is called nucleoid because it is devoid of the nuclear membrane. It contains genetic material, DNA, and associated proteins, and nucleus also is membrane bound. Plasma membrane is the outer membrane. It is tough, flexible lipid bilayer, selectively permeable to polar substances. Okay, what about non-polar substances then? It is selectively permeable to polar substances. Non-polar substances की जरूरत नहीं पड़े क्योंकि बाहर में पोलर हेड, अंदर में हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट। हम बताएंगे कितना अच्छा से ब्यूटीफुली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आर्किटेक्चर है कि सब ये दोनों प्रकार के सब्सटेंसेस को टैकल कर लेता है, और जिसकी जरूरत इसे होती है उसी को सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, उसके लिए है ये, उसको सेलेक्टिवली अंदर ले लेता है। और जैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट लाइक वाटर, वाटर में ये कुछ नहीं मेहनत करता है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अंदर बाहर वाटर होते रहता है इसका। ओके, ऑस्मोसिस के थ्रू। includes membrane proteins that functions in transport signal transfer. साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, इसके अंदर का जो फ्लूइड है दैट इज साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म इज एक्वस सेल कंटेंट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, एक्वस सेल कंटेंट्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड ऑर्गेन्स। ये इसको बता रहे साइटोप्लाज्म का नहीं, साइटोप्लाज्म यहाँ डैश देना चाहिए था ऐसे इसको। ओके, एंड ऑर्गेनल्स जोड़ दिया। साइटोप्लाज्म में ही ऑर्गेनल्स सस्पेंडेड रहते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या है, और भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। ओके, राइबोसोम्स है, आपका जाइमोजेंस है, वेसिकल्स है सिक्रीटेड। तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड। अगर इसको होमोजिनेट करके या इसको डिसरप्ट करके मैकेनिकल सीयरिंग के द्वारा कोई टोनिक सोनिकेटर से इसको सीयर करके तोड़ दिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि थिन है, टफ तो थिन तो है, लेकिन हम वाइब्रेशन से, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से यू कैन
break the plasma membrane. And if you do ultracentrifugation, पढ़ाए हैं सेमेस्टर 2 के बच्चों को, अगर आप इसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कर दिए 1,50,000 G पर, then what you will obtain? A pellet fraction and a supernatant fraction. And in the supernatant, there will be no organelles because you have centrifuged it at very high speed. So in pellet fraction, you will obtain all these organelles, including nucleus, mitochondria, Golgi bodies, right, endoplasmic reticulum, ये सब मिल जाएंगे. And in the cytoplasmic fraction, supernatant fraction, you will obtain the liquidy substance that will be cytoplasm, and this cytoplasm is concentrated solution of enzymes, RNA, and these monomeric subunits, biomolecules, metabolite, ions, etc. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इसमें नहीं होंगे. अब बाद में आप इसको फिर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से पैलेट को अगर सब्जेक्ट करोगे डेंसिटी ग्रेडियंट में, तो देन यू विल बी एबल टू रिजॉल्व दिस फर्दर पैलेट को. तो फिर इसमें जो हैवी होंगे, सबसे हैवी कौन सा होगा इसमें पैलेट में, बताइए हैवीएस्ट कौन होगा, सबसे हैवी? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. ओके, तो न्यूक्लियस निकलेगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, राइबोसोम सबसे हल्का है. ओके, तो डेंसिटी ग्रेडियंट जब करेंगे तो राइबोसोम कहाँ पर आएगा, ऊपर में आएगा, ऊपर में ही रह जाएगा क्योंकि डेंसिटी नीचे की तरफ बढ़ते जाता है. ओके, नीचे में लार्जर सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट बना हो या सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट ट्यूब हो अगर आपके पास, तो नीचे में ज्यादा डेंसिटी होता है, ऊपर धीरे धीरे कम डेंसिटी होते जाता है. तो जैसे अगर ये सुक्रोज वाला है डेंसिटी ग्रेडियंट 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, 70% ऐसे लेयर होगा. तो अब जो सबसे हल्का वाला है वो ऊपर में ही रह जाएगा, जहां उसका डेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल किया, इक्विलिब्रेट करेगा, दोनों मीडियम का डेंसिटी एंड पार्टिकल का डेंसिटी इक्वल हो गया, वहीं पर सस्पेंड कर गया राइबोसोम. ओके, जो उससे ज्यादा भारी हुआ, राइबोसोम से ज्यादा भारी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, that will equilibrate somewhere around in the middle. Okay, and nucleus थोड़ा नीचे आएगा. तो इस तरह हम उसको फिर फर्दर रिजॉल्व कर सकते हैं पैलेट को. पहले सुपरनेटेंट को अलग कर लिए, फिर बाद में पैलेट को रिजॉल्व कर सकते हैं. तो ये था, आप ये इसलिए दिखाया, क्यों फिगर दिखाया, क्योंकि आपके सेल के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं. The internal volume bound by the plasma membrane is cytoplasm. Is composed of an aqueous solution, that is the cytosol, and a variety of suspended particles with specific functions. The cytosol is a highly concentrated solution containing enzymes and the RNA molecules that encode them. ठीक है, ट्रांसलेशन आपको अगर याद हो या हम पढ़ाए हो, तो ट्रांसलेशन में क्या कैसे ट्रांसलेशन हो रहा है, मैसेंजर आरएनए से हो रहा है. ओके, तो साइटोप्लाज्म में सिर्फ मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए तो चला न्यूक्लियस से, बना न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर पोर से आया साइटोप्लाज्म में, लेकिन साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए के भी अलावा राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर आरएनए की ट्रांसलेशन में इसकी जरूरत होती लगता है. तो आप पूछोगे कि आरएनए, अगर टोटल आरएनए आइसोलेट करें सेल से, तो सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन हो वो किसका होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो है वो आपका राइबोसोमल आरएनए का है. एंड देन इसीलिए राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस के लिए एक स्पेशल रीजन है न्यूक्लियस के अंदर जिसका नाम है, एनीबॉडी, किसी को पता है, याद है? राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस हम बताए हैं क्लास में. राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के किस रीजन में होता है, एनीबॉडी? आवाज नहीं आ रही, स्नेहा. अच्छा, स्नेहा कुछ बोली लेकिन आवाज नहीं आया. एनीबॉडी, मैं आगे बढ़. राइबोसोमल आरएनए जो है न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस रीजन में होता है. नाम सुने होगा न्यूक्लियोलस. तो न्यूक्लियोलस में एक्टिवली ट्रांसलेशन जो हो रहा है सबसे ज्यादा जो है आपका राइबोसोमल आरएनए का होते रहता है, इवन हाउस कीपिंग जीन से भी ज्यादा.
और न्यूक्लियोलस रीजन में एक्टिवली कंटिन्यूअसली राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होते रहता है। इवन सेल डिवीजन के स्टेज पर, गैमेट फॉर्मेशन के स्टेज पर, या oogenesis, न्यूक्लियोलस जो है काफी वेल फॉर्म्ड हो जाते हैं। oogenesis में तो 4-4 न्यूक्लियोलस आ जाता है एग में, ताकि राइबोसोमल आरएनए बहुत बन सके। राइबोसोमल आरएनए इतना ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि राइबोसोमल आरएनए इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो राइबोसोम बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। साइटोप्लाज्म पर भी राइबोसोम्स है बहुत सारे, ग्रेनुलर एंड राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर भी बहुत ज्यादा राइबोसोम चाहिए, तो बहुत ज्यादा राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए का साइज भी बड़ा होता है, 16 इयर्स 23 इयर्स इतने बड़े। और मैसेंजर आरएनए जो है वो साइज उसका छोटा रहता है,